मीर कासिम अपने आप को नवाब बनने की कोशिश किया, जिसके कारण ये हुआ कि अंग्रेजों को प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई एक्चुअल या रियल नवाब बैठे। वो ये चाहते थे कि यहाँ पर एक कोई कठपुतली नवाब बैठे, जो एक तरह से यस मैन हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यस मैन, कि जो ब्रिटिशर्स कहें उसी को वो फॉलो करें। ठीक है, तो इस तरह मीर कासिम जो बोलते हो करो, ठीक है, और कॉन्शस मत करो, इसको छोड़ो, इसको हम डेली करते हैं। हम तो एक दिन बिल्कुल कैमरा में पढ़ाते हैं, और भी 2 घंटे वो भी लाइव है, तो पैसे से दिखेंगे। मीर कासिम जब नवाब बनने लगा तो ये अंग्रेजों को पसंद नहीं था, क्योंकि अंग्रेज का जो पॉलिसी था वो ये पॉलिसी था कि कोई बंगाल की नवाबी के पद पर पॉपेट्री बैठे, कठपुतली बैठे, न कि नवाब बैठे। नवाब का मतलब होता है कि जब सॉवरन नवाब होगा, तो सॉवरन नवाब का मतलब क्या होगा कि वो अपना खुद का डिसीजन ले, उसे कहते हैं सॉवरन। क्योंकि अगर आप देखते हो कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है, तो सॉवरन कंट्री पर अगर आप हमला करते हो तो इसका मतलब होता है कि आप युद्ध करने जा रहे हो, क्योंकि वो सॉवरन कंट्री, उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा या युद्ध की स्थिति क्रिएट करनी पड़ेगी। और सॉवरन का मतलब होता है कि अपना डिसीजन खुद लेना। जैसे आप पर अगर आप इस समय क्या हो, सॉवरन नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप पर किसका रूल चल रहा है? आपके पेरेंट्स का चल रहा है, क्योंकि पेरेंट्स पैसा देता है आपको करने के लिए। तो आपके पूरे जीवन का अधिकार किसका है? पेरेंट्स का है। अब ये अलग बात है कि आप एक मानव हो, तो मानव का अपना कुछ फंडामेंटल राइट्स होता है, जिसको कोई भी हनन नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति उसको छीन नहीं सकता, कोई भी संस्था उसको छीन नहीं सकता, तो उसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पर जब मीर कासिम सॉवरन बनने की कोशिश किया तो अंग्रेजों को प्रॉब्लम हुई, और फाइनली ये हुआ कि मीर कासिम को नवाब की तरफ से डिपोज कर दिया गया, हटा दिया गया। और उसके बाद वो गया कहाँ पे? तो गया अवध गया। अवध के सुजाउद्दौला नवाब था, और वहाँ पर मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड थे, जिनके साथ तीनों मिलकर एक मिलिट्री अलायंस बनाए। किसके अगेंस्ट? तो ब्रिटिशर्स अगेंस्ट। और फिर आप देखते हो कि अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें जो अलायंस पावर था, जिसमें शाह सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम शेख, ये अलाइड पावर पराजित हो गई। और पराजित होने के बाद 2 तरह की ट्रीटी हुई, 2 ट्रीटी संधि हुई, और 2 संधि कौन थी? तो कलकत्ता की संधि थी, इलाहाबाद की संधि थी। तो इलाहाबाद की संधि क्या थी? एक थी 12 अगस्त 1765 फर्स्ट शाह आलम के साथ हुई, और दूसरी हुई 16 अगस्त 1765, तो वो थी आपके सुजाउद्दौला जो अवध का था। और उसके बाद कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाए गए और कुछ ऐसे पनिशमेंट दिया गया, जिसे कारण ये हुआ कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट अवध के क्षेत्र में रहेगा, दूसरा वो ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा तो उसके जो खर्चे होंगे वो खर्चे कौन देगा? सुजाउद्दौला देगा, यानी अवध का नवाब देगा। और शाह आलम सेकंड को क्या किया गया? पेंशनर बना दिया गया, 26 लाख का पेंशनर। और उनके अपने खर्चों को मिट आउट करने के लिए उन्हें कड़ा और इलाहाबाद की डिस्ट्रिक्ट को दे दिया गया, और उस कड़ा और इलाहाबाद की डिस्ट्रिक्ट को सुजाउद्दौला से अवध के क्षेत्र से निकाल दिया गया, और अवध के क्षेत्र को बफर जोन बना दिया। बात यहाँ तक हो गई, रॉबर्ट क्लाइव है। अब इसके बाद जो संधि हुई थी, उस संधि शाह आलम सेकंड से संधि जो हुई थी, उससे संधि के अनुसार ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी मिल गई थी, दीवानी राइट्स मिल गई थी। तो एक तरह से रॉबर्ट क्लाइव जो सिस्टम को एस्टैब्लिश किया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, तो वो बेसिकली क्या था? उसे कहते हैं डुअल एडमिनिस्ट्रेशन। अब आज हम बात करेंगे डुअल एडमिनिस्ट्रेशन पर। यानी द्वैध शासन।
अब द्वैत शासन का मतलब क्या है? देखिए एग्जैक्टली द्वैत शासन नहीं है, लेकिन ये द्वैत शासन का एक प्रकार है। इसमें होता क्या है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा के एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है। तो इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके पास दीवानी राइट्स है, यानी राजस्व वसूलने का अधिकार किसके पास है? तो वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। कहाँ का राजस्व? तो बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। तो ये दीवानी राइट्स किसके पास आ गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। लेकिन निजामत राइट्स निजामत अधिकार किसके पास था? ये था नवाब के पास। तो निजामत अधिकार का मतलब है पुलिस, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास होगा? पुलिस एवं सामान्य प्रशासन, ये किसके पास होगा? ये होगा नवाब के पास। अब बात ये बनती है कि राजस्व यानी फाइनेंस किसके पास है? फाइनेंस तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, और प्रशासन किसके पास है? नवाब के पास है। अब बिना वित्त का कोई प्रशासन हो सकता है? नहीं होगा। बिना वित्त का तो कोई प्रशासन नहीं होगा। तो वित्त किसके पास है? फाइनेंस किसके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, और एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया नवाब को। कहने का मतलब है कि यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव को ये था कि हम एक ऐसी व्यवस्था यहाँ पर क्रिएट करें जिसमें ये हो कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ना हो, लेकिन ताकत अधिकार सब हो। जिसके पास फाइनेंशियल राइट्स होती है वही मुख्य मालिक होता है, बाकी सब तो बेकार होते हैं। तो इनके पास अधिकार सब था, लेकिन जिम्मेदारी नहीं थी। और उनके पास जिम्मेदारी सब थी, लेकिन अधिकार या ताकत नहीं। अब बात ये बनती है कि रॉबर्ट क्लाइव को ऐसी कौन सी परिस्थिति क्रिएट आ गई सामने जिसके कारण रॉबर्ट क्लाइव को इस तरह का प्रशासन क्रिएट करना था। वो चाहता अगर रॉबर्ट क्लाइव तो बंगाल का प्रशासन को डायरेक्टली अपने हाथ में ले सकता था, लेकिन उसने नहीं लिया। क्यों? क्वेश्चन तो ये बनता है ना कि रॉबर्ट क्लाइव या ईस्ट इंडिया कंपनी अगर चाहती तो बंगाल पर डायरेक्टली अपने खुद बैठ जाती और उसके प्रशासन को प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में रख सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो इसके पीछे कारण क्या है? पहला कि इनके पास उतना ट्रेंड ऑफिसर नहीं थे। नहीं रखने का कारण क्या है? इनके पास उतना ट्रेंड ऑफिसर नहीं थे, पहली चीज। दूसरी चीज कि ईस्ट इंडिया कंपनी यह नहीं चाहती थी कि लोगों को लगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक विदेशी कंपनी होने, एक व्यापारिक कंपनी होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल पावर हो गई। इनडायरेक्ट वे में वो पॉलिटिकल पावर हो थी, लेकिन वो अन्य अंग्रेजी कंपनियों के सामने या यूरोपियन कंपनी के सामने अपने आप को रिवील करना नहीं चाहती, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा कि अरे भाई ये तो यहाँ पर तो यूरोपियन चलने लगा, तो एक दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाती है। तीसरी चीज कि लोगों के अंदर विद्रोह हो जाता है, क्योंकि लोग किसको देख रहे हैं? लोग तो नवाब को देख रहे हैं ना। बंगाल और बिहार और उड़ीसा की जनता तो नवाब को जानती है ना कि नवाब हमारा मालिक है, तो खुश है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं अगर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लोगों को ये समझ में आ जाए कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी मालिक है, तो जो एक बंगाल, बिहार और उड़ीसा में एक शांति थी, उस शांति में अराजकता की स्थिति क्रिएट हो सकती थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने सीधे सीधे विद्रोह की स्थिति क्रिएट हो सकती थी, क्योंकि जो जनता का समर्थन था वो किसके पास थी? नवाब के पास। लेकिन नवाब किसका कठपुतली था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर्दे के पीछे जाकर प्रशासन कर रही थी, और मुखौटा किसको बनाई थी?
तो एक तरह से ये है कि अगर गलती होगी प्रशासन में तो हम किस पर थोप देंगे? कि नवाब ने ये गलती किया, नवाब का प्रशासन ठीक नहीं है और सही ये होने नहीं देंगे, क्योंकि ये तय है कि जनता पर अत्याचार बढ़ेगा, क्योंकि ये मनमाना करेंगे, चाहे व्यापार हो, चाहे भू राजस्व वसूलने की बात हो, इस सब में क्या करेंगे? मनमाना करेंगे और अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश करेंगे। और जब जनता इस अत्याचार को देखेगी तो जनता ये समझेगी कि अत्याचार कर कौन रहा है। ये सारी बातें हो गई। और जो सबसे ज्यादा डर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो डर था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, कि कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये अनुमान या उसको सुनिश्चित ना हो जाए कि भैया ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब रही नहीं, ये तो सोवरेन पावर बन गई है, ये तो पॉलिटिकल पावर बन गई है। तो फिर उसका जो नजरिया एक व्यापारी के ऊपर था, वो नजरिया बदल के क्या हो जाता? एक पॉलिटिकल पावर के ऊपर जाता। अब तक जो इसे संरक्षण या किसी प्रकार की जो सुरक्षा ब्रिटिश इंग्लैंड से मिल रही थी, वो इंग्लैंड से मिलना बंद हो गया। तो इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने इस तरह की शासन व्यवस्था लागू किया। ये था मेंस। जितने को याद हो तो ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये मेंस था, कि आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाएगा कि रॉबर्ट क्लाइव क्यों यहां पर द्वैध शासन को लागू किया। ठीक है, वो था कारण। अब समझ में आ गया। अब यहां देखिए कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की राजस्व वसूलने के लिए इसने 3 लोगों को यहां पर स्टैब्लिश किया, नायब दीवान जिसे कहते हैं। तो कौन कौन थे? तो बंगाल में मोहम्मद रजा खान, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां था? मुर्शिदाबाद। और यहां पर किसको नियुक्त किया था? नायब दीवान मोहम्मद रजा खान। उसके बाद पटना सितार राय और उड़ीसा दुर्लभ राय। ये क्या थे? ये नायब दीवान थे। सितार राय बोलो, ठीक है। तो पटना में सितार राय थे, राजस्व वसूलने के लिए नायब दीवान थे। और उड़ीसा में कौन थे? दुर्लभ राय। तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग राजस्व वसूल के और सीधे कहां ले पहुंचा देते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के। यानी ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थे? पिट्ठू थे, लल्लू। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो जानता था कि भारत के बिहार, उड़ीसा और बंगाल के कल्चर से तो इंट्रोड्यूस नहीं था ना। ठीक समझ में आ गया? अब एक बात यह हो गई कि एक एडमिनिस्ट्रेशन तो ये था ही। अब बात ये रही कि नवाब जो निजामत का अधिकार, मैंने लिख लो तुम्हें फटाफट करना। ये नायब सूबेदार द्वारा, यहाँ पर एक नायब सूबेदार को नियुक्त किया गया। किस लिए? नवाब को हेल्प करने के लिए। और कहा गया नवाब आप पान खाइए कलकत्ता के, मुजरा सुनिए, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी हम सब देख लेंगे। तो ये अब नायब सूबेदार यहाँ पर नियुक्त किया गया। और नायब सूबेदार की नियुक्ति किसके द्वारा हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो नायब सूबेदार का रिमूवल पावर किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। तो जिसके पास इसको हटाने की शक्ति होगी वही इसका एक्चुअली मालिक होगा। हटाने की शक्ति अगर इनके पास नहीं है तो फिर मालिक नहीं है।
तो इनको हटाने की शक्ति किसके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी तो कर ही रही थी शासन, यहाँ भी नायब सूबेदार जो एक तरह से एजेंट था किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके द्वारा निजामत को भी देखा जा रहा था। लेकिन इन सभी चीजों के पीछे मुखौटा किसका था? नवाब का था। ठीक है कि अगर कोई गलती होती है तो हम क्या कहेंगे? नवाब गलती किया। अच्छा हो गया तो कोई बोलेगा नहीं, और नवाब से कह दिया गया कि आप ज्यादा इधर उधर दिस दैट मत किया करिए, आप चुप्पे नवाबियत अपना रहिए, पान खाइए, घूमिए, हो सके तो फिर उधर काटते रहिए, जस्ट लाइक अ प्रेसिडेंट ऑफ। ठीक है, तो सारी पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट क्या है? मालिक है सबका। काम कौन कर रहा है? काम कर रहा है प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और एग्जीक्यूटिव विंग, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव, सबका मालिक कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर नहीं, इसके ऊपर मालिक, कार्यपालिका के मालिक प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सबका ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट। क्योंकि कोई भी विधायक बिल पास होगा, जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं होगा तब तक वो मान्य नहीं। तीनों सेनाओं का मालिक कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। सब लोग हैं, लेकिन काम कौन कर रहा है? काम कोई और कर रहा है। वही यहाँ पर कहानी चल रही है। तो ब्रिटिशर्स अपने आप को सामने लेकर नहीं आए और अंदर से बंगाल को एक तरह से खोखला करते रहे, और 1765 से लेकर और 70 तक जबरदस्त लूट चली। कहां पे? बंगाल में। भीषण तरीके से लूट, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो किस तरह की लूट चल रही थी। जहां से 10 रुपए का तय था राजस्व, वहां से राजस्व वसूला जा रहा था 50 रुपए। आम जनता परेशान, पागल। लेकिन जनता किसको देख रही है? नवाब को देख रही है। नवाब कुछ कर ही नहीं सकता। नवाब जान रहा है कि हमारी जनता को लोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन नवाब कुछ नहीं कर सकता है। नवाब तो बैठा चुपचाप देख रहा है, क्योंकि नवाब के पीछे AK-47 लगी हुई है। ज्यादा इधर करोगे तुमको भी रिमूव कर देंगे। नवाब तो सिर्फ मीर जाफर था ना? नहीं, मीर जाफर मर गया, उसका बेटा था नजमुद्दौला। नजमुद्दौला था नवाब, उसको बना दिए सब। तो उनको केवल एक पपेट्री चाहिए था। ठीक है, और इस सारी सिस्टम को क्या करते हैं? द्वैध सिस्टम करते हैं, द्वैध प्रणाली का, प्रशासन का द्वैध सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे बढ़े। अब हम आते हैं कहां पे? कि अब आते हैं कहां पर? 1773 की रेगुलेटरी एक्ट। ठीक है, लिख लिए ना? तो लिख लिए ना? पता हो, लिख लिए ना? तो फिर जाके बाहर करना कि हिंदी में तो सब बोलते ही नहीं है। अब तो हिंदी में बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं। गवर्नर जनरल एंड द कॉलोनियल पॉलिटिक्स। तो अब यहाँ पर अभी हम बात करेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स, इसका काल है 1722 से 85। ठीक है, इसके पीरियड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो गवर्नर
of Bengal, and then Governor General of Bengal. Governor General of Bengal. तो 1772 में क्या है ये? गवर्नर ऑफ बंगाल है। और यहाँ से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। ठीक है। अब एक क्या हुआ, अब एक काम समझिए कि गवर्नर ऑफ बंगाल के रूप में इसने कौन कौन से काम किए। पहले तो हमें देख रहा है कि जब गवर्नर ऑफ बंगाल था तो इसने कौन कौन सा काम किया, क्योंकि अभी रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आई है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, तो अभी ये गवर्नर है। अभी समझिए गवर्नर को नियुक्त कौन करता था, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लें हम लोगों ने कि गवर्नर आता कहां से था, है कौन, ये गवर्नर आता कहां से था, ये गवर्नर है कौन। करेक्ट, वेरी गुड। ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर हम देखें तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर। ईस्ट इंडिया कंपनी ही तो है ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स, उससे बनी थी। और इन्हीं शेयर होल्डर में एक लिमिटेशन होती थी, एक क्राइटेरिया होती थी कि जो भाई शेयर धारक तो बहुत होंगे, कोई 10 रुपए का भी शेयर लिए बैठा होगा, अब कोई 500 का भी शेयर लिए बैठा होगा। तो इसमें क्राइटेरिया था कि जिनकी शेयर 500 से अबव होगी उनके बीच में चुनाव होगा, और उन चुनाव जो किए गए हैं उन लोगों में से एक गवर्नर की नियुक्ति होगी। तो शेयर होल्डर सकता, तो ये जो नियुक्ति होती थी इसे कहते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से जो आते थे चुन के उन्हें कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिन्हें कहते हैं सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहां से आता है, शेयर होल्डरों से आता है चुन के, और हर साल इनकी चुनाव होती है, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 1 साल का होता है। हर साल चुनाव होती है, आते हैं, और इन्हीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सेलेक्ट करके भेजते थे किसको, गवर्नर। ठीक है, अब समझ में आ गया। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहां से आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर से, जो इंग्लैंड में। तुम्हें समझ में आ रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम सुनी है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, पहले ये बताओ हमें, ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या। शुरू से नहीं थी क्लास में, अच्छा बहुत बढ़िया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारियों के समूह है, जिसको इंग्लैंड के राजा से क्या मिलता है, एक चार्टर मिलता है, जिस चार्टर के आधार पर ये पूर्वी देशों से व्यापार करने को इनको एक अधिकार मिलता है। तो उन पूरे ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स या व्यापारियों के समूह को हम क्या करते हैं, जिनमें सभी का एक अंशधारिता है, शेयर है, उन्हें कलेक्टिव रूप में हम करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, और उस ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, कोई 10 रुपए का भी शेयर लिए बैठा है, और कोई 1000 रुपए का शेयर लिए बैठा है, कोई 500 का शेयर। तो उसमें क्राइटेरिया तय होती है कि जिसका 500 से एबव का शेयर होगा वही वोट देने का उसके पास राइट होगा, और उन्हीं में से चुनाव होगा, और वो जो चुने हुए लोग होंगे, उन चुने हुए लोगों में से लोग क्या करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होगा, और यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी या पूर्वी देशों से व्यापार करने के नियम कानून तय करेंगे। आप समझ आ रहा है। तो यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए नियम कानून प्रशासन सब क्या करेंगे, तय करेंगे और निर्णय लेंगे, बाकी सभी लोग नहीं। और इनका कार्यकाल कितना रहेगा, सीओडी का 1 साल। फिर दूसरे साल चुनाव होगा, चुनाव के बाद फिर से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति होगी, उन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से एक गवर्नर आएगा भारत। क्लियर।
तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, गवर्नर ऑफ बंगाल को भेजता है, उसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स आता है, और वॉरेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर बन के भारत आता है तो वो कुछ सुधार करता है। भाई यहाँ पर क्या था, अब ये बात आपके सामने आती है कि रेगुलेटिंग एक्ट का बनने के पीछे कारण क्या था। तो पहले हम उस पर नहीं जाते हैं, पहले हम जाते हैं कि जब ये गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया वॉरेन हेस्टिंग्स, तो इसने सुधार क्या किया, तो रिफॉर्म्स, सुधार। तो पहला सुधार क्या है, किसने, इसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टैब्लिश किया फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, राजस्व वसूली के लिए। He established board of revenue, राजस्व वसूली के लिए इसने राजस्व बोर्ड का स्थापना किया, राजस्व वसूली के लिए राजस्व बोर्ड की स्थापना की। पहला, राजस्व वसूली के लिए उसने राजस्व बोर्ड की स्थापना की। अभी तक कौन वसूल रहा था, जो नायब दीवान थे, तो उनको क्या करेगा, ये हटा देगा, अब क्या रहेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रहेगी, और वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अब राजस्व का कलेक्शन करेगी, राजस्व का वसूली करेगी। ठीक है, तो पहला। दूसरी चीज कि इसने जो हेडक्वार्टर था मुर्शिदाबाद, उसको क्या कर दिया, हेडक्वार्टर को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके कलकत्ता बना दिया। He transferred the headquarter from Murshidabad to Calcutta. उसने मुख्यालय को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके कलकत्ता में स्थापित कर दिया। ठीक है, अब इस तरह क्या हो जाएगा कि अब फाइनेंशियल, अगर फाइनेंशियल या किसी प्रकार का जो सेंटर कौन हो जाएगा, कलकत्ता हो गया। अब मुर्शिदाबाद, अभी तक जो नवाब क्या थे, मुर्शिदाबाद में बैठते थे, तो बंगाल की राजधानी एक तरह से कहाँ थी, मुर्शिदाबाद थी। इसने वहां से शिफ्ट करके कलकत्ता ला दिया, कलकत्ता में फोर्ट विलियम था, इसका सारा व्यवस्था था, तो ये अपने वहां लेके आया, और एक तरह से फाइनेंशियल कैपिटल कौन बन गया, कलकत्ता। अब काम तो यही कर रहा था। अब एक तरह से इसको करने के पीछे कारण क्या था कि मुर्शिदाबाद में नवाब बैठा हुआ है, तो नवाब से दूर कर दिया इसने, कहा नवाब बैठे रहे अपना, उनको पैसा देता रहेगा, यहाँ के बना दिया। ठीक है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, जो डिप्टी दीवान के पद था उसको समाप्त कर दिया। तीसरी चीज, डिप्टी दीवान के पद को समाप्त कर दिया। He abolished the post of deputy diwan. He abolished the post of deputy diwan. इसने डिप्टी यानी नायब दीवान के पद को समाप्त कर दिया। तो नायब दीवान कौन कौन थे, सितार राय थे, रजा खान थे, दुर्लभ राय थे। उन्होंने कहा भैया आप चलिए आप। अब यहाँ कौन सा आ गया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आ गया, और कौन बैठेगा, कलेक्टर बैठेगा। अब कोवेनेंटेड सिविल सेवा की शुरुआत करता है, कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज की, जो आप आज आप देखते हो इंडियन सिविल सर्विसेज। इसको इससे पहले अंग्रेजों के समय क्या था, इंपीरियल सिविल सर्विसेज थी। इंपीरियल सिविल सर्विसेज से पहले क्या था, कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज, सीसीएस कहते थे। तो सीसीएस इसने शुरुआत की, और अब कौन बैठ रहा है, अब कलेक्टर बैठेगा, और कलेक्टर क्या करेगा, इस सब चीजों को सुपरवाइज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। एक एज ए गवर्नर ऑफ बंगाल इसने रिफॉर्म लाया, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी कि जो ये डायरकी सिस्टम थी, द्वैत शासन था, जिसने समाप्त कर दिया। ही अबॉलिश द डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, इसने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया।
इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। आज लग रहा कुछ ज्यादा ही कैमरा का चक्कर तो ज्यादा लोड आ जाएगा, अदरवाइज मैं पढ़ाता ही कुछ नहीं। अब आइए बैकग्राउंड ऑफ टाइम आप लोग खराब होगा। (1773) के रेगुलेटिंग एक्ट की पृष्ठभूमि। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की पृष्ठभूमि। देखो, अगर पढ़ के नहीं आओगे तो समझ नहीं आएगा, हम बार बार कह रहे हैं। इसीलिए जब कभी भी थोड़ा सा लेवल उठाया जाता है तो आप लोग इधर उधर देखने लगते हो, तो इसके लिए पढ़ के आया करेंगे, तभी ये समझ में आएगा। नहीं तो हम तो पढ़ा के चले जाएंगे, जब तक हम पढ़ाते रहेंगे चलो समझ में रहेगा। जैसे आप यहाँ से बाहर जाओगे ये भी अपने हिसाब से निकल लेगा। ठीक है, तो अब ये समझना है कि 1773 क्यों बना। आप बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ सोनम, बताओ सोनम, क्या कारण थे? फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी, जैसे एंग्लो मैसूर एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था, तो उसके लिए लोन भी लिया था, तो लोन बढ़ता जा रहा था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस में जा रही थी। तो एक रीज़न ये हो गया, और करप्टेड ऑफिसर्स बहुत थे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट उसमें अपना भी शेयर चाह रही थी, एक रीज़न ये भी था। अनसेटिस्फाइड। देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो ये था कि 1765 से, जो कल हमने तुमसे बात किया था कि अगर ये लैंड है, इसमें ये कह देगा कि इसमें तुमको क्या करना है, इंडिगो को बोना है या जूट बोना है, और इसको पहले ही हम कम से कम पैसा देते थे किसानों को। किसानों को सबसे कम कहते थे कि मान लीजिए कि अगर उनका आइडिया होता था कि यहाँ पर 1000 का इंडिगो पैदा होगा तो क्या करते, 500 देते थे किसको, किसानों। और ये कहते थे कि जितना यहाँ होगा इससे अब मतलब किसान को नहीं है, लेकिन वो सुपरवाइज कर रहे हैं कि किसान अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं है। अब किसान मर मर के इसको उत्पादन करेगा, और वो 1000 की जगह 500 ऑलरेडी पे कर चुके हैं, इसको लेके चले जाते थे। एक बात ये हुई, और दूसरी बात, किसान को इतने पे लैंड रेवेन्यू देना होता था, और चूंकि ये कैश क्रॉप्स है तो कैश क्रॉप्स का जो रेवेन्यू होता था वो दूसरे तरह का होता था। तो अब किसान तो रेवेन्यू यहाँ पर सब पर लैंड रेवेन्यू दे रहा है, लेकिन यहाँ का जो लैंड रेवेन्यू अलग प्रकार से इसको काउंट की जा रही है। तो लेकिन इसकी उपज का इसको एक्चुअल पैसा मिल नहीं रहा है किसान को। तो क्या हुआ कि किसान दो तरफा यहाँ माना जा रहा है, इस पर उसको राजस्व भी देना पड़ रहा है, कर भी राजस्व भी देना पड़ रहा है, और उसको मिल भी नहीं रहा है। भाई हमने कहा कि 2 बीघे पर हमने पिपरामिंट बोया है, तो पिपरामिंट का टैक्स अलग हो जाता है। लैंड का टैक्स है, लेकिन पिपरामिंट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अफीम की खेती के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन में आपको पैसा देना पड़ता है उसका अलग से। तो यहाँ यही टाइप थी। अब किसान दो तरफा माना जा रहा है। अब जो किसान यहाँ पर गेहूं धान उपज रहा है वही बेचे किसी तरह राजस्व दे रहा है, भू राजस्व दे रहा है, तो वो इसका अपने ऊपर लोड लिए बैठा है किसान। तो एक तरह से क्या होगा, धीरे धीरे करते करते किसान अब खेती कर छोड़कर भागने लगे यहां से। ठीक है, तो यानी किसान की क्राइसिस।
किसान क्राइसिस स्टार्ट हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो रही थी कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था, जो यहां से रॉ मटेरियल जा रहा था इंग्लैंड, और वहां से क्या होता मैन्युफैक्चर, अरे क्या होता है कि उसे क्या कहते हैं, मशीनी सामान, मशीन निर्मित सामान कहाँ आ रहा था, भारत आ रहा था। तो जो मशीन से बना धोती होगा या साड़ी होगा वो हमेशा सस्ता होगा, किससे, जो यहाँ हाथ से बन रहा था। भाई हमारे पास तो क्या था, हमारे पास तो मशीन थी नहीं, चरखा चलाते थे हम, या किसी तरह तकले को चलाकर सूत काटते थे, फिर सूत से धोती बनाते थे। तो वो धोती ऑल टाइम इंग्लैंड से आए हुए धोती से क्या होती थी, महंगी होती थी। तो महंगी धोती हुई तो कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा। तो धीरे धीरे जो ये शिल्प कला था ये क्या होने लगा, समाप्त होने लगा। कहने का मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या होने लगी, कोलैप्स करने लगी, जो कि एक ट्रेडिशनल भारतीय इकोनॉमी का आधार था। भारत का परंपरागत इकोनॉमी का आधार क्या था, डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ये धीरे क्या होने लगी, ध्वस्त होने लगी। तो किसान क्राइसिस तो चल ही रहा था, ये भी प्रॉब्लम में आ गए। अब अगर अवध की बात हम करें तो अवध में जब ब्रिटिश रेजिडेंट रखा गया तो फिर वहां पर सेना की कटौती भी की गई। जो सेना से कटौती किए गए लोग थे वो कहाँ पहुंचेंगे, गांव पहुंचेंगे, और गांव पहुंचेंगे तो किस पर भारित होंगे, कृषि पर तो भारित होंगे। तो बेरोजगारी बढ़ रही थी। तो इस तरह से तीन तरफा मार पड़ रही थी, किस पर, भारतीय लोगों पर। और इस तीन तरफे मार ने क्या कर दिया कि पूरी तरह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा को एकदम से वीरान कर दिया। लोग, किसान खेत छोड़ छोड़ के भागने लगे, मरने लगे, अकाल पड़ने लगी। तो क्या हुआ कि 1765 से 1770 के बीच में एक तरह से अकाल की स्थिति आ गई। कहां पर, बंगाल में। जो बंगाल इतना प्रॉस्परस था, इतना समृद्ध था, इतना सब कुछ था, उस बंगाल में अकाल भूखमरी की स्थिति पहुंच गई। किस चीज की, अकाल भूखमरी की स्थिति क्रिएट हो गई। और जब ये स्थिति आ जाएगी तो राजस्व क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो जब ये खुशहाल रहेंगे तभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व देंगे। अब खून निकाल लो तुम, अब है ही नहीं है, खून निकाल लो, रावण बन जाओ। तो क्या हो गया कि इस पीरियड में इतना लूट हुआ कि यहां पर अकाल, बंगाल में अकाल भूखमरी की स्थिति आ गई और कंपनी को भयंकर लॉस हो गया। लॉस किसको भी, ईस्ट इंडिया कंपनी को हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले लोग तो अमीर बन रहे थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो रही थी, लॉस हो जा रही थी। कहने मतलब कि जियो कंपनी जो है वो तो लॉस में जा रही है, लेकिन जियो के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो अमीर बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो पर्सनल व्यापार कर रहे हैं। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भयंकर लॉस हुई। और जब भयंकर लॉस, फाइनेंशियल लॉस हुई तो क्या होगा, इसने बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन की डिमांड की, कहा कि हमको लोन चाहिए। तो एक कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण था ये था। और दूसरा कारण जो था वो ये था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो यहाँ से लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले ऑफिसर्स थे, जब इंग्लैंड जाते थे तो वहां पर नवाब टाइप का काम कर रहे थे। जैसे मान लीजिए आप गांव में कोई अभी भूखमरी से मर रहा है और 10 साल बाद कोई कहीं गया, जियो में गया, जियो रिलायंस में काम किया और आया वहां पर एकदम कहने रहा एकदम बिल्कुल नवाबी टाइप का और बढ़िया बढ़िया गाड़ी फॉर्चूनर खरीद के घर द्वार बनाए, तो आपको दिमाग होगा ना भैया ये कौन सा कहाँ पेड़ लगा लिया है जहाँ से झाड़ रहा है दम धड़धड़ा के। तो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में जब ये लोग जाते थे यहाँ से काम करते तो लोग यही समझते थे ना कि तुम तो एक एज ए वर्कर काम करने गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत, और वहां से जब तुम आए तो यहाँ घर द्वार और सुंदर आलिशान टाइप का रहने लगे। और धीरे धीरे ये बात कहाँ पहुंच गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंच गई। अब तब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि जरा अब हम देखें तो सही कि ईस्ट इंडिया कंपनी कर क्या रही है वहां। और तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी उनके सामने डिमांड रख दी 50 लाख पाउंड का लोन बैंक ऑफ इंग्लैंड के सामने। बस
जैसे उन्होंने लोन रखा जी सर। वैसे ही उसने कहा कि हम लोन तो देंगे आपको, लेकिन कुछ हमारी शर्तें भी होंगी, और वही शर्त बनकर आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। बात समझ में आ गई? अगर ये नहीं होता तो फिर इतना बताते। अब आइए 1773 के। पानी भी नहीं है, पानी नहीं है, पता नहीं कौन कौन पीता है इसमें। कहाँ से आ रहा है? ये बहुत गंदा है। चलो पढ़ाते हैं। सेवनटीन सेवेंटी थ्री के रेगुलेटिंग एक्ट लिखिए आप लोग, आइए उस पर। 1773 के कहाँ गए? हाँ जाओ। 1773 के चार्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बेचारी झील रही थी, उसके ऊपर से जा रहा था, उसके जैसे पढ़ा नहीं रहे थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसके टर्म्स लिखिए सर। 1773 के प्रावधान प्रोविजन अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान। तो पहला प्रावधान क्या है? बाकी समझ गया हो ना, ज्यादा समझ नहीं हो सकता। रायता बन जाएगा दिमाग में। तो पहला टर्म, पहला प्रावधान लिखो। term of office of member of COD. Term of office of members of COD and Court of Director was extended from 1 year to 4 years. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल भी कहते हैं इसे हिंदी में, निदेशक मंडल के सदस्यों की पदावधि तो कितना हुआ? 1 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी। लेकिन इसमें एक और कहानी थी, लेकिन 1/4 मेंबर हर साल क्या होंगे? रिटायर होंगे। जस्ट लाइक राज्यसभा में क्या होता है, इसी तरह होता है। लेकिन इनमें 1/4 या 1/4 सदस्य प्रत्येक वर्ष रिटायर्ड होंगे, बट 1/4 ऑफ देम वर टू रिटायर every year and they can't be re-elected और पुनः उन्हें निर्वाचित नहीं कह सकता है। ठीक है, लिख लीजिए कि निदेशक मंडल के सदस्यों की पदावधि 1 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई, लेकिन 1/4 सदस्य हर साल रिटायर होंगे और पुनः उन्हें निर्वाचित नहीं कह सकता। ये पहला बनाया गया। कहा गया कि रेगुलेटिंग एक्ट में कि अब ये हर साल नहीं होगा, हर साल चुनाव नहीं होगा, नहीं। अब क्या किया जाएगा कि ये
4 साल रहेगा, लेकिन 1/4 उसमें रिटायर होते रहेंगे और फिर नए आते रहेंगे। थैंक यू सर। अब पुनः निर्वाचित नहीं होंगे फिर। अब दूसरा लिखिए कि गवर्नर ऑफ बंगाल कन्वर्टेड इनटू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस अधिनियम के या इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये काम कैसे करेगा गवर्नर जनरल काम कैसे करेगा? क्योंकि इसको काम करने के लिए 4 मेंबर्स कमेटी थी, 4 मेंबर काउंसिल कहते हैं इसे, काउंसिल। तो इसे कहते हैं, एक शब्द में कहते हैं गवर्नर इन काउंसिल। तो गवर्नर इन काउंसिल का मतलब होता है कि गवर्नर जनरल और उसके परिषद के सदस्य। तो एक तो गवर्नर जनरल हो गया, कौन हो गया? वॉरेन हेस्टिंग। और इसके परिषद में 4 सदस्य हैं। अब 4 सदस्य कौन कौन थे? रिचर्ड बावेल, फिलिप फ्रांसिस बावेल, जॉन बॉर्वेल, बावेल, हाँ बॉर्वेल भी है, बॉर्वेल है कहीं। फ्रांसिस, फिलिप फ्रांसिस, बॉवेल, मानसन, तो 4 सदस्य थे। पहले देखो, फिलिप फ्रांसिस, जॉन क्लैवरिंग, जॉर्ज मानसन एंड रिचर्ड बॉर्वेल, ये 4 सदस्य थे। एक तो वॉरेन हेस्टिंग्स था और उसके 4 सदस्य जो परिषद थी, उसमें फिलिप फ्रांसिस, जॉन क्लैवरिंग, जॉर्ज मानसन एंड रिचर्ड बॉर्वेल। अभी 4 सदस्य क्यों बनाया गया? तो देखिए 4 सदस्य कौन थे? फिलिप फ्रांसिस, उसका क्या नाम बोले थे? जॉन क्लैवरिंग, मानसन एंड बॉर्वेल, ये 4 लोग थे। अभी जानते हो इन चारों का नियुक्ति किसने किया था? They were appointed by the parliament. They were appointed by British पार्लियामेंट। अब इनकी नियुक्ति किसने किया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट का मतलब वहां का राजा। अब इससे क्या हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स वाज अपॉइंटेड बाय द COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बट ये जो 4 सदस्य थे काउंसिल के, इनकी नियुक्ति किसने किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। और ये बना दिया गया कि मेजॉरिटी के बहुमत से ही क्या होगा? डिसीजन गवर्नर जनरल लेगा। आप समझ में आ गया कि जब इनकी मेजॉरिटी रहेगी तभी गवर्नर जनरल क्या करेगा? कोई डिसीजन लेगा। और ये लोग हैं कौन? ब्रिटिश पार्लियामेंट बहुमत से। आप समझ में आ गया? तो ये कौन है? ये वहां के ब्रिटिश पार्लियामेंट से है। और ये कौन है? COD है। ये है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। लेकिन ये डिसीजन लेंगे किसके आधार पर? तो इनके बहुमत के आधार पर। 4 members। खत्म। वीटो अधिकार होगा लेकिन गवर्नर जनरल। अभी मत बोलो, बताएंगे कहाँ है वीटो पावर।
यहां हो गया। दूसरी चीज ये थी कि एक चीज तो हो गया, ये सब क्लियर। अब आगे बढ़े। अब गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, तो कुछ तो अधिकार दिया गया होगा ना, ऐसा तो बिना अधिकार के होगा नहीं। तो इनको अधिकार क्या दिया गया? इनको अधिकार ये दिया गया कि ये बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स के कार्यों को सुपरवाइज करेगा। यानी इसे वॉरेन हेस्टिंग्स को ये पावर दिया गया कि ये बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर के द्वारा किए गए कार्यों का क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा। कहने का मतलब शॉर्ट ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। कहने का मतलब क्या है कि एक तरह से एक केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत की गई। बात समझ में आ रही है साक्षी? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई। कैसे? क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सुपरवाइज करेगा बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नरों के कार्यों को। फंक्शन। यानी इसका मतलब क्या है कि उन लोगों के ऊपर कौन बैठा है? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इससे क्या होगा कि एक केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत यहां से स्टार्ट करनी है। और दूसरी चीज कि इनको नियुक्त करके ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंक्रोचमेंट बढ़ा दिया गया, किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों में। पहले चाय जो होता था वो शीशे के गिलास में होती थी, और एक कुल्हड़ में चाय मिलता है, और वो कुल्हड़ मतलब भर का होता है। ये नहीं इतनी देर आ गया खत्म हो गया। हाँ, तो चाय पीने का मतलब क्या है? ठीक से पियो ना। आजकल तो प्रोफेसर चाय पियो, पूर्णिया पर प्रोफेसर चाय वाले हम लोग जा रहे थे, हम लोग का ये क्या भैया, PhD चाय वाला, IAS चाय वाला सब मिलता तो हम सोचे कि जाए प्रोफेसर चाय में। तब तक हम थे, हमारे मित्र थे, देखे बाहर से दो लड़के बैठे हैं, प्रेसिडेंट साहब कह रहे कहाँ आ जाओ, चले गए हम लोग अपना प्रोफेसर चाय, और खूब चल रहा है। मजे की बात है कि चल भी रहा है। यहाँ बहुत चलता था लेकिन SSC चाय वाला। SSC चाय वाला ये कहाँ है? कपूरथला चाय। चलिए, तो एक प्रकार का केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हुई। तुरंत फोन की चलक जाती है। अभी पूछे केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत कैसे हुई, तो उससे क्या करना है हमको? ये हमको डरा देंगे। तो केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत कैसे हुई? तो तुम लोग बोल रहे हो ना, वो पीछे जो बैठा है ना, उसे सब याद है। सब याद है उसे। अब तो आंसर भी लिखने लगा। अब रंजीत छोड़ दी लिखना, कि अभी जारी है कहानी, जारी रखना बाबू, तभी होगा। ठीक है? तो डिसीजन कैसे लिया जाता है? डिसीजन लिया जाता है मेजॉरिटी पर। अगर बाय द वे इसमें टाई हो जाता है कि दो लोग एक डिसीजन पर क्या होता है, दो लोग एक ग्रुप, दो एक ग्रुप, तो उन कंडीशन में गवर्नर जनरल अपना वोट देता था। जब कोई डिसीजन टाई हो जाती थी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, गवर्नर जनरल अपना वोट देके जिस पक्ष में चाहे उस पक्ष को जिता देता था। ठीक है? तो लिख लो यार, decision was to be taken by majority of council of members. Decision was to be taken by majority of council of members. निर्णय परिषद के सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिया जाता था। निर्णय परिषद के सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिया जाता था। And Governor General had right
of casting vote in case of tie. Governor General had right of casting vote in case of tie. और गवर्नर जनरल के पास यह अधिकार था कि जब कभी दो पक्ष समान होने पर वो वोट दे सकता था। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होते थे। सर अधिकार जब वोट समान, काउंसिल सदस्यों की वोट समान होगी तो उसमें वो वोट देकर एक पक्ष को जब कभी दो पक्ष समान होने पर वो वोट दे सकता था और देकर क्या करता है, एक पक्ष को जिता सकता था। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके हिंदी नहीं आती, ठीक है। अब गवर्नर मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होते थे। गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे were put under control of Bengal, especially in matter of foreign policy. under control of Bengal, especially in matters of foreign policy. मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर बंगाल के अधीन होते थे, विशेषतः जब विदेशी नीति या विदेशी नीति के मामले होते थे। अब विदेशी नीति या मतलब क्या हो गया, जैसे वॉर हुआ, ट्रीटीज हुए, तो उस समय अगर बॉम्बे के या मद्रास के गवर्नर को कोई ट्रीटी या वॉर छेड़नी है, युद्ध करना है, तो वो यहाँ से बंगाल के गवर्नर जनरल से क्या करेंगे, अनुमति लेंगे या उनसे सहमति लेंगे, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ। अकॉर्डिंग टू regulating Act 1773, a Supreme Court was established at Calcutta in 1774. 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 अधीनस्थ न्यायाधीश होते थे। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 अधीनस्थ या जूनियर न्यायाधीश होते थे। सुप्रीम कोर्ट कंप्राइज ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड 3 जूनियर जज। ठीक है। पहला मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया गया। पहला मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे was the first CGI इम्पे IMPAY IMPAY Sir Eliza Impey was the first CGI and other 3 junior judge were first Chamber, second Leicester
स्क्रीन पे चैम्बर, लेमेस्टर एंड हाइड, तीन थे, चैम्बर, लेमेस्टर एंड हाइड। Supreme Court was conducted according to the British law. Supreme Court was conducted according to the British law. Supreme Court ब्रिटिश लॉ के आधार पर संचालित किया जाता था। आप समझ रहे हैं ना कि जो सुप्रीम कोर्ट था यहाँ पर कौन लॉ लागू थी? ब्रिटिश लॉ। और जो यहाँ कोर्ट थी सदर, निजामत, अदालत, दीवानी, ये सब अभी कोर्ट बताएंगे आगे कानून समय। तो यहाँ पर मुगल लॉ के आपराधिक जो नियम होते थे, आपराधिक जो कानून होते थे वो मुगल लॉ, और बाकी हिंदू और मुस्लिम के मौलवी पंडित बैठ के अपना काम करते थे। ठीक है, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट में केवल ब्रिटिश लॉ लागू था। तो सुप्रीम कोर्ट में ब्रिटिश लॉ लागू था, इसके मतलब हुआ कि यहाँ पर केवल ब्रिटिश से संबंधित ही न्याय कार्यवाही को देखी जाती थी। यहाँ केवल ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग होंगे उन्हीं की कार्रवाई देखी जाती थी, रेस्ट की कार्रवाई नहीं देखी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश लॉ लागू था। क्लियर? तो ये था आपका, एक और लिख लो, दिस एक्ट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी, दिस एक्ट प्रोहिबिटेड the servant of the company from engaging in any private trade, from engaging in any private trade। यह अधिनियम या यह एक्ट कंपनी के नौकरों को व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगा रही थी, व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगा रही थी कि आप व्यक्तिगत व्यापार नहीं कर सकते। इवन केवल व्यक्तिगत व्यापार पर नहीं, बल्कि वो किसी भी प्रकार के गिफ्ट, उपहार नहीं ले सकते हैं, न उपहार ले सकते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे वो सामान के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो नहीं ले सकते। तो ये क्यों ये ऐसा किया गया? इसलिए किया गया कि ये जो कंपनी लॉस में जा रही थी, जबकि उसके जो नुमाइंदे थे वो अमीर होते चले जा रहे थे। और भारत में जो कोई भी कंपनी के नुमाइंदे आता था तो वो जब इंग्लैंड जाता था तो वहाँ पर बड़ा ही आलिशान और एलीट क्लास के रूप में वो रहता था। इसलिए वहाँ पर उसे क्या कहा जाता था? नैबूब कहा जाता था। वहाँ यहाँ तो नवाब थे, वहाँ पर नवाब बोल नहीं पाते, नैबूब, ये नैबूब है क्योंकि भारत से आया है। बोरे में भर के चले जाते थे सब यहाँ से, खून पी पी कर, आम जनता के, किसानों का खून पी पी के, राजवाड़ों को हाथ मरोड़ के ले आओ, मतलब कहाँ ले आओ, पैसा लाओ। जितने लोग आते थे केवल पैसा। ठीक है, समझ में आ गया? 73 के चार्ट रेगुलेटिंग एक्ट, ये एक्ट इसके बाद और आया। अब हुआ क्या इसमें, समझ गए ना, कि किसी प्रकार का उपहार वो नहीं ले सकते थे, जज साहब भी नहीं ले सकते थे। जज साहब अंदर बोरा में भर भर के ले रहे उपहार और उल्टा पलट के डिसीजन देना स्टार्ट किया, नहीं। अब हुआ ये क्या, एक मैटर फंस गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज था और गवर्नर जनरल दोनों के अधिकार क्षेत्र को क्या किया गया था? डिफाइन नहीं किया गया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट का जज की कोई निर्णय देता था तो गवर्नर जनरल के पर्सन उसे क्वेश्चन कर देता था, बेकार है। और जब गवर्नर जनरल इन काउंसिल कोई डिसीजन लेता था तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन।
अब बड़ी समस्या क्रिएट हो गई भाई कि दोनों एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते थे। अब पूरी सिस्टम डिफंक्ट हो रही थी। गवर्नर जनरल कोई काम ही नहीं कर पा, जैसे कोई काम कर रहा था वैसे ही सुप्रीम कोर्ट उसको बहस करते थे, बेकार है। अब वो कोई डिसीजन लेता तो ये कर देगा। अब दोनों के पावर को डिफाइन नहीं किया गया था, या दोनों के एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन या क्षेत्र को डिफाइन ही नहीं किया गया। और इसको डिफाइन करने के लिए एक एक्ट लाया गया जिसे कहते हैं एक्ट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, सेटलमेंट एक्ट ऑफ बंगाल, जिसे बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी कहा जाता है। 1781 में लाया गया था। उसको लिख लीजिए फटाक से, हम आगे बढ़े। Settlement. सेटलमेंट एक्ट ऑफ बंगाल। सेटलमेंट एक्ट ऑफ बंगाल And other name? या अदर नेम का बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781, बंगाल जुडिकेचर एक्ट। और इसमें क्या कर दिया गया? इसमें दोनों के अधिकारों को डिफाइन कर दिया गया कि बंगाल के गवर्नर का अधिकार क्षेत्र ये है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का अधिकार क्षेत्र ये है। तो इसे कहते हैं बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं।